आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक तरफ धुएं और कोयले की कालिख से पुती हुई 19वीं सदी और दूसरी तरफ हमारा आज का ये चमकता बिजली से रोशन आधुनिक युग। आखिर ये स्विच फ्लिप कैसे हुआ? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूसरी औद्योगिक क्रांति की। चलिए गहराई से समझते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति को देखें तो वो पूरी तरह से कोयले और भाप की उस कच्ची गर्मी पर टिकी थी। एक तरह से काफी गंदी और सीमित ऊर्जा। लेकिन दूसरी क्रांति ये एकदम अलग थी। इसने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यानी विद्युत चुंबकीय बलों का वो ब्रह्मास्त्र दे दिया, जिसे हम न सिर्फ बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते थे बल्कि कहीं भी भेज सकते थे। एक ऐसा असीमित पावर सोर्स जिसने सचमुच पूरी दुनिया को जोड़कर रख दिया। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, इलेक्ट्रॉन का नियंत्रण, या कहें ऊर्जा का एक बिल्कुल नया युग। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे का जो कोर साइंस है ना, वो है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो जब भी एक बंद सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो बस इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, भाप या तेजी से गिरते पानी के जरिए विशाल चुंबकों को घुमाया जा रहा है और उससे एक लगातार बहने वाला करंट बन रहा है। सच कहूं तो इन्हीं शुरुआती पावर ग्रिड्स ने ही हमारी दुनिया को रोशन करने का असली जादू किया था। और हाँ, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। एलेसैंड्रो वोल्टा, माइकल फैराडे और आंद्रे मैरी एम्पियर, ये वो दिग्गज थे, वो पायनियर्स थे जिन्होंने दशकों तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर दिन रात प्रयोग किए। इन्हीं की उस अथक मेहनत ने बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मेलो पार्क का जादूगर यानी थॉमस एडिसन। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एडिसन का काम करने का तरीका बेहद सिस्टमैटिक था। मतलब उन्होंने लिटरली हजारों सामग्रियों को टेस्ट किया और तब जाके उन्हें मिला कार्बोनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट। उन्होंने ये खोज निकाला कि हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध की वजह से ये फिलामेंट बिना जले सैकड़ों घंटों तक बेहतरीन रोशनी दे सकता है। ये सच में गेम चेंजर था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक बल्ब बनाने तक सीमित नहीं थी। एडिसन ने एक पूरा का पूरा सोशियो टेक्निकल सिस्टम ही खड़ा कर दिया। डायनमो, फ्यूज, वो स्टैंडर्ड सॉकेट्स जो हम आज भी देखते हैं, और एक बहुत ही विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस पूरे सेटअप ने ना सिर्फ फैक्ट्रियों को रात की शिफ्ट में चलने की ताकत दी, बल्कि शहरों की नाइट लाइफ को, रात की उस जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे शहर फैले, एक नई चुनौती सामने आ गई। भाग 3, करंट्स का युद्ध, डीसी बनाम एसी। एडिसन का शुरुआती सिस्टम बड़े शहरों के लिए कम पड़ने लगा था और यहीं से शुरू हुआ एक भयंकर तकनीकी टकराव। एक तरफ था एडिसन का डायरेक्ट करंट या डीसी, जो एक ही दिशा में बहता था और सिर्फ कम दूरी के लिए ही प्रभावशाली था, और दूसरी तरफ निकोला टेस्ला ने मैदान में उतारा ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का पावरफुल विकल्प। ये अपनी दिशा बदल सकता था और ट्रांसफार्मर लगाकर इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता था। टेस्ला के इंडक्शन मोटर और पॉलीफेज सिस्टम ने तो ये साबित ही कर दिया कि एसी की मदद से भारी मशीनों को चलाना अब बहुत ही आसान हो गया है। और ये टाइमलाइन इस वॉर ऑफ करंट्स को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। 1880 के दशक में डीसी का ही जलवा था, लेकिन फिर 1893 में टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन को चमकाकर एसी की असली ताकत दिखा दी। 1890 का दशक खत्म होते होते नियाग्रा फॉल्स पावर प्लांट ने तो जैसे मोहर ही लगा दी कि एसी हाई वोल्टेज बिजली को ग्लोबली ट्रांसमिट कर सकता है। बस यहीं से एसी बिजली का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया। ये तो हुई बिजली की बात। अब आते हैं भाग 4 पर, असेंबली लाइन का तर्क और मास प्रोडक्शन का जन्म। 2.5। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है हेनरी फोर्ड के 1913 के हाईलैंड पार्क प्लांट का वो जबरदस्त इम्पैक्ट, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक गाड़ी को बनाने में जहां पहले पूरे 12 घंटे लगते थे, वहीं अब समय घटकर 2.5 घंटे से भी कम रह गया था। सच में ये इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में एक माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जादू हुआ कैसे। इसके 3 मुख्य हिस्से थे। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर पुर्जे का साइज एकदम फिक्स कर दिया गया। दूसरा, इंटरचेंजेबल पार्ट्स, यानी अब कारीगरों को एक एक पुर्जे को अलग से घिस घिस कर फिट करने की कोई जरूरत नहीं थी।
और तीसरा था फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसने क्या किया, इंसानी मेहनत को मशीनों की रफ्तार और लय के साथ एकदम परफेक्टली सिंक कर दिया। लेकिन एक बात है, ये इतना बड़ा बदलाव किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं था। एक तरफ तो फायदा ये हुआ कि जो चीजें पहले सिर्फ अमीरों के लिए थीं, वो अब मिडिल क्लास के लिए भी सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कारखानों में इंसानों का काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग, दोहराव भरा और सख्त नियमों में बंध गया। फैक्ट्रियां आप सिर्फ काम करने की इमारतें नहीं रहीं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशो टेक्निकल सिस्टम बन गई, जहां इंसान और मशीन दोनों बस एक ही प्रोसेस का पुर्जा बनकर रह गए थे। और इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए चाहिए था एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब देखते हैं भाग 5, नए टाइटन्स और कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतने विशाल बिजली से चलने वाले कारखानों को संभालने के लिए ओनरशिप को एक जगह लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। जॉन डी रॉकेफेलर ने तेल में और एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील में कच्चे माल से लेकर सप्लाई तक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक तरह की वर्टिकली इंटीग्रेटेड मोनोपोली बना ली। और हाँ, सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव तो तब आया जब एडिसन, BASF और बायर जैसी कंपनियों ने साइंटिफिक रिसर्च लैब्स को सीधा अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ही अंदर शामिल कर लिया। विज्ञान, तकनीक और बेशुमार पैसा, इन तीनों के इस ऐतिहासिक संगम ने जो किया, उसी ने पूरी 20वीं सदी का मजबूत फाउंडेशन तैयार किया। टेक्निकल नॉलेज और फाइनेंशियल पावर एक साथ आ गए, जिससे नेशनल पावर ग्रिड और दुनिया भर में फैले रेलवे नेटवर्क जैसे महाकाय और जटिल प्रोजेक्ट्स सच में जमीन पर उतर पाएं। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। उस दौर में, उस समय में जो ये आपस में जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन से चलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ था, वो आज की इस मॉडर्न दुनिया को चलाने वाले अदृश्य सिस्टम्स को आखिर कैसे आकार दे रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे अतीत के वो ऐतिहासिक बदलाव आज भी हमारी हर छोटी बड़ी व्यवस्था को चुपचाप चला रहे हैं। तो इस विचार के साथ इस सफ़र को यहीं रोकते हैं।